और इस वक्त पूनम पंडित हमारे साथ है जो गाजीपुर बॉर्डर आई है, आज उनसे बातचीत करते हैं। पूनम, 26 तारीख के बाद बहुत कम आना जाना हो गया, आए तो निकल लिए, गलत 3-4 दिन तो गायब रह गए थे। गलत सच, ये बात जो है बहुत ज्यादा वीडियो में मैंने बता दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गोला मेरे पास फट गया था, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। लेकिन जब देखा यहाँ का माहौल तो अपनी तबीयत भी मेरी खराब थी, फिर उसके बावजूद भी मैं आई और आ रही हूँ और डेली आती हूँ। और जिस दिन बाहर जाना होता है, बाबा मेरे बुजुर्ग मुझे बुलावे पंचायत में अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो उस दिन मैं नहीं आ पाती क्योंकि मैं छलाया नहीं हूँ ना। जब मैं बॉर्डर पे भी आ जाऊँ और वहां भी रहूँ, जब दूर की पंचायत होगा, आज भी बामडोली में गई थी, बड़ौत में पंचायत थी वहां पे, और वहां समय इतना पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था डिस्टेंस, तो आ गई बॉर्डर पे भी। अब आपको कहाँ दिख रहा है ये आंदोलन? 13 दौर की बातचीत हुई लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। अब बातचीत करने को कोई तैयार नहीं, आंदोलन करना है या रास्ता निकालना? देखिए, हमें तो रास्ता निकालना या हमारा हम आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें रास्ता नहीं निकालना, इसलिए ये अव्यवस्था खराब कर रहे हैं बीजेपी वाले, जितने भी हैं बीजेपी वाले। एक आध दिन में ऐसा नहीं बच रहा जिसने आतंकवादी शब्द इस्तेमाल ना करे, महिलाओं का अपमान नहीं करो, ऐसे ऐसे इनकी पार्टी में उन्हें बर्खास्त नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति देखे, माननीय मोदी जी ने अपमान किया जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, जिसका नाम बदल के पटेल साहब के नाम से हटा के अपने नाम कर रहे, और वहां के चीफ गेस्ट जो थे रामनाथ कोविंद जी, हमारे माननीय मोदी जी चल रहे रेड कारपेट पे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में मैंने देखा, कौन चल रहे? माननीय मोदी जी रेड कारपेट पे, और चीफ गेस्ट वहां के थे रामनाथ कोविंद जी, वे चल रहे साइड में। ठीक, तो अब आप देख लो, राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं उनका अपमान कर रहे हैं, और स्टेडियम का नाम बदल के अपना नाम रख के हमारे पटेल साहब का नाम वो कर रहे हैं। ये पटेल साहब जितनी महान आत्मा थी, वो उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा इस नजर से देख रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, इतना अपमान कर रहे हैं। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, क्या इन्होंने यू ठान लई है? वो तो कह रहे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना के हमने सम्मान दिया, अपमान तो उन्होंने किया था। और जब सुन लीजिए मेरी बात, कांग्रेस के वे ज्यादा मीटिंग, कांग्रेस को इतना ज्यादा प्यार है तो स्पेशल जाकर मीटिंग कर ले में, कोई सवाल होवे तो कांग्रेस ना काम है। ठीक, सोनिया गांधी राहुल गांधी नाम काम है, इतना प्यार अगर उनको कांग्रेस हुआ तो ये एक स्पेशल से मीटिंग कर ले में। दूसरी बात, ठीक है आपने पटेल साहब की मूर्ति बनाई, अच्छी बात है, लेकिन जो स्टेडियम पहले से हमारे पटेल साहब के नाम पे था, उसका नाम बदल के स्टेडियम को अपने नाम पे, क्या यू सम्मान है पटेल साहब का? यू तो महाघोर अपमान है, इससे ज्यादा अपमान आप देख सको। और आपने एक देखिए, मेरी उम्र का मैं हो सके ना पता हो, मैंने जीते जी व्यक्ति का पहली बार किसी सरकारी संस्था में नाम अपना आप बदलता हुआ देखो अपनी इस उम्र में। मुझे नहीं पता देश ने पहले देखा नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखो नहीं देखो, क्या ऐसे प्रधानमंत्री हुए देश में? मायावती जी क्या कर रही, वे तो अपना पुतला अपना बना रही ही जब ये विरोध कर रहे। और अब तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनकी वजह से हमारे देश आजाद हुआ, इतना हमारे देश के लिए उन्होंने मेहनत करी थी, महान आत्मा है, जो उनके नाम को खत्म कर रहे हैं, अपना नाम जोड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बताओ? जो सरकारी संस्थाओं को चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना अपराध है, मानते हैं अपराध है, लेकिन जो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दे, बेच दे, उनका क्या करा जाएगा? उन पे कौन सा मुकदमा लगाया जाएगा? है कोई सा? लाला रामदेव जी ने झूठ बोला, बोलो ना भी। वो तो आज भी ये कह रहे कि भाई 3.5 साल तक टाल दो, अपना ठीक रहेगा कानून। अच्छा, 3.5 साल तक तुम्हें जो सुरक्षा मिल रही है, अब देखेंगे वो छिनेगी नहीं छिनेगी। कितना तगड़ा झूठ बोलो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कि यहाँ से रिपोर्ट पास होगी, कितना तगड़ा झूठ बोलो। अब देखेंगे उनकी जेड पर सुरक्षा छिनेगी, उन पर मुकदमा होगा नहीं होगा। ठीक, लड़ाई तो आपकी सरकार से है, रामदेव से थोड़ी। सुन लीजिए, उन हर व्यक्तियों से लड़ाई है जो किसान का अपमान करते हैं, जो देश की नारी का अपमान करते हैं, ठीक, और जो लोकतंत्र को तार करते हैं, और जो राष्ट्रवाद को नीचे दबाते हैं और निजीकरण को आगे बढ़ाते हैं, हर उस व्यक्ति से लड़ाई है, हर उससे लड़ाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आंदोलन का रास्ता कैसे निकलेगा, कि सड़क से बस चलता रहेगा? देखिए, हम आए समस्या लेके, समाधान तो उनके पास है ना, जिन्हें हमने मेहनत से बैठाया वहाँ। अब वो अपनी कुर्सी के चक्कर में, इस पार्टी में सबसे बड़ी परेशानी हुआ, कितनी आफत आ जाओ, कितनी दिक्कत आ जाओ, कितनी भी दिक्कत आ जाओ, कितनी आफत आ जाओ, इस पार्टी में सबसे ज्यादा जो कमी है यू है कि व्यक्ति कुर्सी को मोह नहीं छोड़ता। कह रहे भाई ये हटा देंगे कानून, दूसरे आ जाएंगे, ये तो यही चलता रहेगा, हम कानून बनाएंगे, कानून हटते रहेंगे, कुछ चेंज करवा लो, पैंच डिल्ले उन्हें टाइट कर देंगे। सुन लीजिए, डिल्ले टाइट कर देंगे, मोदी जी कह रहे। मेरी बात सुनो, यू देश को अन्नदाता, यानी हर उस पार्टी की बुद्धि टाइट करिए और स्क्रू ढीले हुए टाइट करे। इस बात को भूले ना मानने मोदी जी, और जितने बीजेपी वाले रट्टू तोते हो रहे हैं,
भूले ना वे इस बात को। जो एक शब्द अगर कोई व्यक्ति गलत कह देता ना इनकी पार्टी में, तो ये सोचते विचारते नहीं है, उसी बात के तोते की तरह रट्टे लगा लेते। अच्छा पूनम पंडित जी, आप रोज घर से आ रही हैं यहाँ पे, आप लगातार अब सवाल ये घर वाले नहीं कह रहे कि भाई तुम रोज की रोज। कहेंगे मेरे घर वालों को पता ना, देखिए मेरी माता जी जो है शिक्षित नहीं है। कितने लोग हैं मेरे घर में? मेरी माता जी हैं, हम 3 बहन हैं और मेरी बहन दोनों शादीशुदा, मेरे भाई भी शादीशुदा, लेकिन मेरी माता जी शिक्षित नहीं है। बहुत गरीब परिवार से हूँ मैं। इस बात को कहने में मैं अपनी तौहीन नहीं समझती। संघर्षशील हूँ, देश के लिए गौरव प्राप्त करा, एक इंटरनेशनल शूटर भी हूँ, तो मैं बहुत संघर्षशील हूँ। समस्याओं का मैं रास्ता निकालना जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मेरी माँ जो है शिक्षित नहीं है, उसके बावजूद भी वो मेरी हर वीडियो देखती है और लोगों की वीडियो भी देखते हैं, मेरी ही नहीं और लोगों की। वो जानती है किसानों के साथ में कितना दुर्व्यवहार यूं सरकार कर रही है और कितना अपमान कर रही है। उसके बाद भी मेरी माँ एक बात कहती है, बेटा जब तुझे लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद यूं मिला है ना, तो इसे सर पे बिठा के तुझे रखना, तुझे इनके बीच में से नहीं आना जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता। और जिंदगी में एक चीज याद रखना, हमेशा तुझे इनका सहयोग करना, जहां नारी का अपमान होवे तुझे सम्मान को बढ़ावा देना। ये मेरी माता जी के शब्द हैं। इनकी जो विचारधारा है ना, बीजेपी वाले जो हैं, इनके प्रवक्ता, ये बदतमीज लोग, ये दिमागी रूप से नपुंसक हो गए। उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। इतने शिक्षित, इतने डॉक्टर एमएलए एमपी बैठे हुए, तमीज ना उन्हें बात करने की। जो किसानों की शहादत पे हंसते हैं, ये जो आपके नड्डा साहब है, कौन है वे, है ना, नहीं हरियाणा से जो दलाल जो है, दलाल है ना, वो जो दलाल साहब किसानों की शहादत पे हंसे हैं। वो एक शिक्षित और एक मंत्री नेता होने के बावजूद, और मेरी माँ इतना सम्मान करे और मेरे बुजुर्ग ये इतने सम्मान करे, और भी मेरी देश में इतनी माताएं होंगी जो किसानों का भी और देश के हर नारी का सम्मान करें। ये उनकी विचारधारा, ये हमारे देश की जनता की विचारधारा। तो टिकैत साहब ने कहा था कि भाई अपनी फसलें जो है वो भी अपनी खराब कर दो फसलों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या किसान को भी टिके रहना चाहिए, इस तरीके से फसलें कराना ठीक है? देखिए जिनकी फसल ज्यादा है वो सक्षम है तो कर लो भैया खराब, अपना गुस्सा जताने का यूं तरीका अपना। लेकिन जिनके 2-4 भी गई है, खेती अपने लायक बोवे खाने लायक, वो सक्षम नहीं है तो आप मत करना। मैं आपको जबरदस्ती आपकी फसल नहीं खराब करने दूंगी। आपका मन है तो आप करें, नहीं है तो बिल्कुल ना करें। मोदी जी कह रहे हैं, बाकी तमाम लीडर ये कह रहे हैं बीजेपी के, भाई दूसरी पार्टियां जो हैं किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। अब तो राजनीति ये हो रही है। यू जो है यार, सरकार में दिक्कत बहुत है, यूं ही तो दिमाग खराब है सरकार का। देखिए जब कोई भी आंदोलन होता है सत्ता में पार्टी के खिलाफ, तो विपक्ष आता समर्थन करने के लिए जनता का। जैसे ये आवे 2013 में सिलेंडर लटका घूमे, प्याज लटका के स्मृति ईरानी डेरा डाल के पड़ी है उसमें बंगाल में, वे भी घूमे। अब सारी पार्टी स्वीकार करती थी इन बातों को कि चाहिए हमारे खिलाफ आंदोलन हो रहा और ये सहयोग करे, लेकिन यू पार्टी की समस्या यू है, यू स्वीकार नहीं करती कि जब सत्ता में पार्टी होती है उनके खिलाफ आंदोलन अगर होता है तो विपक्ष आता सहयोग करने को। अब का मैं विपक्ष वाले से नुका दूं तुम रोटी मत खाओ, या तुम रोटी ना खाते तुम मत आओ। इनमें दिमाग, मैंने क्या बताया, भी दिमागी रूप से नपुंसक हो गए, मूर्ख आदमी, महामूर्ख। कब तक डटे रहेंगे किसान? जब तक ये किसान यहाँ डटे रहेंगे मैं तब तक यहाँ रहने वाली हूँ। जब तक ये अपने सारे बॉर्डरों पे से घर न जाएंगे मैं तब तक यहाँ रहने वाली हूँ। अच्छा दोबारा दिल्ली कूच होगा क्या फिर? देखिए जो किसान मोर्चा मंच का आदेश होगा, जो देश के किसानों का आदेश होगा। राकेश टिकैत साहब ने कहा था भाई 40 लाख आएंगे, अब कह रहे आएंगे नहीं। लीजिए मेरी बात, जो किसान, मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी, ये किसान मोर्चा मंच की नजर में जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा, तो उनका अभी ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, मैंने क्या कह दिया वो छोड़ दो। ठीक, जब ऐसा कोई आदेश किसान मोर्चा मंच की तरफ से आवेगा, देश के किसानों की तरफ से आवेगा, तो पूरा सहयोग करती हूँ और करूंगी। अच्छा अब तो लगातार लोग भी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी लगातार आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं सवाल कि पूनम पंडित शादी कब करेगी? जब करूंगी, जब जितने मैंने तो 20 प्रतिज्ञा कर रखी है। आप कहाँ रह गए? पहली बार हो रहा आपके उस पर मेरा इंटरव्यू। चलिए कोई बात नहीं, मैं जब शादी करूंगी, जब एक किसान अपने घर चला जाएगा यहाँ बॉर्डर पैसू। अब देख लो तुम्हारी मर्जी, बिल रद्द कर दो, ना तो मैं तो दुखी करने वाली हूँ। जो देश की जनता को दुखी करेगा। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना नहीं चाहते, यूं तो देखो कितनी बड़ी विडंबना, मुझे देखना नहीं चाहते और फिर भी नजर मुझ पे रखते हैं। तो मैं दुखी करने वाली हूँ ऐसे व्यक्तियों को जो मेरे देश की जनता को परेशान करेगा, किसानों को परेशान करेगा, युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार नहीं देगा, और जो नारी का अपमान करेगा। तो थारी मर्जी। चलिए, तो पूनम पंडित जो बड़ी बेबाकी से बोली कि लगातार डटे रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ, बाबा जी पूनम पंडित जिंदाबाद नहीं, माफ करना मुझे आप बहुत प्यार करते हैं मैं जानती हूँ, बस आप ये कहें नारी शक्ति जिंदाबाद, बस
मैं तो ये चाहती हूँ, जिंदाबाद की भीड़ तो यही जो भतेरी जोड़ने चाह रहे हैं। तो पूनम पंडित जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई थी गाजीपुर बॉर्डर पर, आज बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की। आप भी बोलिए बेबाक। हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए अपने सहयोगी अंकित और कुलदीप के साथ। नवीन चौहान, गाजीपुर बॉर्डर, हेडलाइंस इंडिया।